बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 2 करवा रही हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ठीक है, थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होता है, प्रिंसिपल, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे आज। सबसे पहले देखिएगा कि थ्योरी क्या होता है। ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर में हमने पीछे जो है वो बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ा है, जिसमें उसके 6 स्टेप्स हमने बायोलॉजिकल मेथड के पढ़े थे। सबसे फर्स्ट स्टेप था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप था उसमें ऑब्जर्वेशंस लेना। थर्ड स्टेप था हाइपोथेसिस बनाना। फोर्थ स्टेप था डिडक्शन बनाना। फिफ्थ स्टेप में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे और सिक्स स्टेप में हम उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है उसको कर देते थे, रिपोर्ट करते थे। ठीक है, अब ये थ्योरी जो है इस साइंटिफिक मेथड से आगे का काम है। ठीक है, थ्योरी जो है इसको जब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से पहले इसके थोड़े से प्रोसीजर को समझने की ज़रूरत है कि हाइपोथेसिस जो हमने बनाया होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव करते हैं। ठीक है, जब उस हाइपोथेसिस को अगेन एंड अगेन बार बार हम उसको टेस्ट करते जा रहे हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास ठीक आता जा रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट रॉन्ग साबित नहीं हो रहा, इसका मतलब वो जो हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने बनाया है, उस हाइपोथेसिस के ऊपर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो कि बायो के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है। उनको लगता है कि हमने ये जो स्टेटमेंट बनाई थी ये बिल्कुल करेक्ट साबित हो रही है, कोई चीज़ इसको रॉन्ग साबित नहीं कर रही। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस की बुनियाद पे और ज़्यादा बेशुमार न्यू हाइपोथेसिस जो है वो बनाते हैं। जब वो हाइपोथेसिस जो कि नए हाइपोथेसिस बनाए गए हैं प्रीवियस हाइपोथेसिस की बेस पे, उनको भी अगेन टेस्ट किया जाता है, तो उन हाइपोथेसिस के प्रूव होने से हमारे पास वो जो हाइपोथेसिस है उसको हम बोलते हैं एक वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस ये बन गया है। ये ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, तजर्बात के ज़रिए साबित किया गया है और ये रॉन्ग साबित नहीं हुआ। तो इसको, ये जो वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस होता है, इसको बोला जाता है थ्योरी। इसका मतलब थ्योरी को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि थ्योरी जो है ये एक ऐसी टर्म यूज़ की जाती है बायो में जिसमें हम हाइपोथेसिस को अगेन एंड अगेन जब टेस्ट करेंगे और उसकी टेस्टिंग से अगर तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास वो जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ठीक है और उस हाइपोथेसिस, वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस को हम थ्योरी का नाम देंगे। ये था साइंटिफिक मेथड से अगला स्टेप। ठीक है, अब थ्योरी के बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट आता है लॉ। ठीक है, लॉ जैसा कि एक कानून जो होता है उसको बोला जाता है। अब उस थ्योरी, पहले हमने उस थ्योरी को बनाया था, कैसे बनाया था, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद। ठीक है, अब हमने थ्योरी को प्रूव करना है। ठीक है, अगेन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट के जरिए उस थ्योरी को चेक किया जाएगा। अगर तो वो थ्योरी जो है एक्सपेरिमेंट्स को करेक्ट साबित कर देती है, हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ठीक साबित होते हैं, इसका मतलब हमारे पास वो जो थ्योरी है अब किस में चेंज हो गई है, लॉ में। ठीक है, इफ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट इट बिकम अ लॉ। ठीक है, अब वो जो हमारे पास लॉ बना है ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स को पास करने के बाद यहाँ तक पहुँचा है, उस स्टेटमेंट को हम लॉ का नाम देते हैं। तो इसका मतलब उस लॉ को जो है वो रॉन्ग साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो साइंटिस्ट जो है फिर क्या करते हैं, लॉज को साइंटिफिक लॉ का नाम देते हैं। साइंटिफिक लॉ को जब हम डिफाइन करेंगे, साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, ये असल में नेचर की एक हकीकत ऐसी होती है जो कि हर जगह पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, हर जगह पे सेम है और इसको हम रॉन्ग साबित नहीं कर सकते, इसको जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बार बार एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित हो चुकी होती है। अब साइंटिस्ट जो हैं, ये तो ओवरऑल साइंस की बात होगी। जब हम बायोलॉजी में साइंस की ब्रांच बायोलॉजी को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उस वक्त बायोलॉजिकल जो लॉज होते हैं, हमारे पास बायोलॉजिकल लॉज बहुत कम हैं। बायो में सिर्फ 2 लॉज हैं। ठीक है, एक लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बोला जाता है विरासत को। विरासत के बारे में मेंडल एक साइंटिस्ट था, उसने 2 लॉज दिए थे। ठीक है, और ये इसके लॉज बायोलॉजिकल लॉज इनको बोला जाता है। और एक और लॉ है जिसका
हार्डी वेनबर्ग लॉ। दो साइंसदान थे, हार्डी और वेनबर्ग, और उन्होंने ये लॉ दिया था। अब मेंडल्स लॉ और हार्डी वेनबर्ग लॉ ये दो लॉज हैं बायोलॉजी में, बस बाकी बायो में कोई लॉज मौजूद नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है, जबकि बाकी साइंसेस फिजिक्स केमिस्ट्री में बेशुमार लॉज होते हैं। ठीक है, ये था हमारा थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हमारे पास एक येलो बॉक्स है, ठीक है, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने शो की हुई है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में क्या है, डेंगू फीवर का आपने नाम सुना होगा, डेंगू बुखार का नाम सुना होगा। अक्सर ये पिछले अरसे में काफ़ी जो है वो फेमस रहा है डेंगू फीवर। एक्चुअल में ये डेंगू फीवर क्या चीज़ है, ये एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ का मतलब है ये ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से ट्रांसमिट होती है। ठीक है, वायरस से ट्रांसमिट होती है और वायरस से फैलती है। ठीक है, और ट्रांसमिट इसको कौन करता है, एक मॉस्किटो की एक कैटेगरी है, एडिस मॉस्किटो, मच्छर की एक टाइप है जो कि इस बीमारी को फैलाते हैं और इस वायरस को पिक करके एक बंदे से दूसरे बंदे में भेजते हैं। अब इसको इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है, इसको जब भी कोई ये एडिस मॉस्किटो किसी ऐसे बंदे को काटेगा जिसको डेंगू फीवर है, ठीक है, इसका मतलब वो मरीज था वो वाला बंदा, तो एडिस मॉस्किटो ने जब भी उसको कट किया है, ठीक है, तो वायरस मच्छर के अंदर चला गया। अब मच्छर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जब भी ये किसी दूसरे इंसान, हेल्दी इंसान, सेहतमंद बंदे को काटेगा तो वो सेहतमंद बंदा भी बीमार बंदे में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, डेंगू फीवर की जब हम सिम्टम्स देखते हैं, इसकी अलामात देखते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसके सिम्टम है हाई फीवर, बहुत तेज बुखार होता है। ठीक है, हेडेक, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फैटीग, ठीक है, ऐसे थकावट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जॉइंट एंड मसल पेन, आपके जोड़ों और आपके मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। स्किन रैश, आपकी स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो जाती है। नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं इस डेंगू फीवर की, जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट को, इस मरीज़ को अगर उसमें ये सिम्टम्स मौजूद हैं, ये अलामात मौजूद हैं, हम कहेंगे कि ये उस बंदे को डेंगू फीवर है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।